दोस्तों, अगर हम लोग मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अगर सेटअप की अगर बात करते हैं, आप जस्ट इमेजिन कीजिए हजारों तरह के प्रोडक्ट, जगह जगह में मटेरियल का इन्वेंट्री, मटेरियल को मूवमेंट करना पड़ता है एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे, फिनिश गुड से डिस्पैच के एरिया में, और डिस्पैच से ट्रक में लोडिंग होने के बाद में फिर वहां से डिलीवरी कस्टमर के यहाँ पे। कहीं पर रॉ मटेरियल का इन्वर्ट हो रहा है, सप्लायर के यहाँ से मटेरियल आ रहा है, उसको उतारना, स्टोरेज करना, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करना स्टोर डिपार्टमेंट में, वहां से इशू करवा के फिर उसको शिफ्ट करना या हैंडलिंग करना प्रोसेस के एरिया में। तो ये सारा जो एक्टिविटी होता है दोस्तों, इसमें मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन विश्वकर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस वीडियो मॉड्यूल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की। तो दोस्तों, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कहाँ जहां मटेरियल होगा हैंडलिंग तो करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह का प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आपका किचन है तो क्या किचन में भी मटेरियल को हैंडलिंग नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन घरेलू किचन में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है, इसलिए हम उतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा होटल है जहां पर कि मटेरियल को हैंडलिंग करना पड़ता है, वेजिटेबल्स को हैंडलिंग करना पड़ता है, या एक प्रोडक्शन का सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप जहां पर कि मास मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, हजारों लाखों की संख्या में मटेरियल को इधर से उधर मूवमेंट किया जा रहा है। तो क्या अगर इसका प्रॉपर हैंडलिंग करने का सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या सही रहेगी और कंपनी क्या प्रॉफिट बना पाएगी, टाइमली मटेरियल को डिलीवरी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसी के लिए अच्छा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की बहुत जरूरत होता है। तो जब हम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसमें इक्विपमेंट और हैंडलिंग करने का प्रोसेस, हमारी स्ट्रैटेजी, कहां मटेरियल रखना है, कैसे रखना है, कितना रखना है ना, किस तरीके से रखना है, ये सारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और किसके लिए करेंगे? मटेरियल का मूवमेंट करने के लिए, मटेरियल का स्टोरेज करने के लिए, मटेरियल का कंट्रोल करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए भी। प्रोडक्शन क्यों करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मटेरियल रखा हुआ है, बारिश हुई, रस्ट लग जाएगा, है ना, तो प्रॉपर हैंडलिंग अगर नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से उसका प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा तो मटेरियल खराब हो जाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास में मटेरियल हैंडलिंग करने का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, मूवमेंट करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए। और इसको हम अलग अलग स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में कहां पे एक जगह से अलग अलग चैनल में अलग अलग एजेंसीज को भेजना है मटेरियल, या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सेक्शंस को मटेरियल भेजना है, अलग अलग वर्क स्टेशन को मटेरियल को भेजना है, ठीक है ना, या कंजम्पशन करने के लिए और डिस्पोजल करने के लिए भी। तो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हम मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए सिस्टम बनाते हैं। तो जहां जहां मटेरियल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को भेजने की जरूरत पड़ती है किसी भी कारण की वजह से, चाहे आप स्टोरेज कर रहे हो, चाहे मूवमेंट कर रहे हो, चाहे कंजम्पशन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की जरूरत होती ही होती है। अब अगर बात करें कि इसका इस्तेमाल कहां होता है, तो दोस्तों चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो, वेयर हाउसिंग हो या कंस्ट्रक्शन हो, हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हमको मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को समझते हैं। कुछ जो टिपिकल टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, हम उनको समझते हैं कि करके। और सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये है कन्वेयर्स। तो कन्वेयर की जब हम बात करते हैं, कन्वेयर का इस्तेमाल एक लोकेशन से मटेरियल को दूसरे लोकेशन में शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, मूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कन्वेयर का डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिखाया गया है जहां पर के मटेरियल सीधे भी जा सकती है, आप उसको लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो इसमें तरह तरह के सेंसर, गैजेट्स या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज के टाइम में दोस्तों जमाना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डिजिटाइजेशन का है। हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट काफी सारी जगहों में तो इंडस्ट्री 5.0 की बात की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करना ही करना है। तो कन्वेयर बेल्ट जो है एक काफी सुगम तरीका होता है मटेरियल को मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग जगहों में। और इसमें अगर आपने
डिजिटाइजेशन कर दिया, ऑटोमेशन कर दिया, तो फिर क्या ही कहने। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कन्वेयर्स के। यहां पर देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट्स का एग्जाम्पल, जहां पर कि बिन्स को या क्रेट्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में विद इन फैक्ट्रीज ट्रांसफर किया जा रहा है कन्वेयर बेल्ट के द्वारा। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन रहता है, जहां पर कि आसानी से आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करके मेटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर भी देख सकते हैं आप कार्टन बॉक्सेस जो है इसको कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। आप लोगों ने एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं तो अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए भी आप कन्वेयर बेल्ट पे ही आते हैं, जहां पर मटेरियल को यानी कि जो बैग्स होते हैं आपके सामान जो रहते हैं वो कन्वेयर बेल्ट में ही मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट जो होती है, हीट ट्रीटमेंट में कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कि फर्नेस के अंदर में मटेरियल को डाला जाता है और दूसरी तरफ से ही मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ही निकलता है। दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों ये है क्रेन्स एंड हॉइस्ट। तो क्रेन्स और हॉइस्ट भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में काफी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर हाउसिंग में, इनफैक्ट आपने हाइड्रा क्रेन का इस्तेमाल होते हुए कंस्ट्रक्शन में काफी देखा होगा। बड़े बड़े सामानों को, मटेरियल को मूवमेंट करने के लिए इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मशीनों को, इक्विपमेंट को भी शिफ्ट करने के लिए हम हाइड्रा क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। हॉइस्ट क्रेन जो रहता है ये लोकेशन में फिक्स होता है और इसका जो क्रेन होता है मूवेबल रहता है और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल का मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो टाइप हम समझने वाले हैं दोस्तों ये है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, जिसे हम शॉर्ट में एजीवी भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ऑटोनोमस या ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल जो होते हैं आज के समय की डिमांड है और बहुत सारे बड़े बड़े जो वेयर हाउसिंग कंपनियां होती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जानते होंगे बहुत सारे हमारे जो ई कॉमर्स के जो जायंट्स वगैरह हैं उनके वेयर हाउसिंग में इस तरह के फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कि ऑटोमेटेड जो व्हीकल रहते हैं मटेरियल को इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है ना। आप सोच के देखिए कि जितने भी लगे हुए हैं ये व्हीकल्स लगाए गए हैं, अगर इनको आप रिप्लेस कर दें मैन पावर से तो कितना मैन पावर कंज्यूम किया जाएगा और कितनी गलतियां होने की चांसेस भी रहती हैं। तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं और बहुत ही एफिशिएंटली आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा दोस्तों ये है स्टोरेज सिस्टम। तो स्टोरेज सिस्टम में दोस्तों हम तरह तरह के रैक्स का, सेल्फ्स का, बिन का या कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल को स्टोर करने के लिए। देख सकते हैं आप इस तरह के रैक्स का काफी इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में। तो ये सारे जो रैक्स होते हैं इनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग साइजेस में आप इनको बिल्ड कर सकते हैं, हाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इनका जो स्ट्रेंथ वगैरह रहता है ये भी अलग अलग साइजेस में आते हैं और बहुत सारे आपको वेंडर मिल जाएंगे जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोकेशन और आपके एरिया के हिसाब से आपको वो बना के दे देंगे। ठीक है ना। बहुत ही एफिशिएंट तरीका होता है मटेरियल को हैंडलिंग करने का। प्लस इसमें आप अगर इसमें मार्किंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अगर आपने प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया तो मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी करना, मटेरियल को निकालना काफी आसान होता है और काफी फास्ट होता है। यहां पर देख सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। कंटेनर्स में इस मटेरियल को रखा गया है, तो फास्टनर्स हो गए और बहुत सारे छोटे छोटे जो बॉट आउट पार्ट्स होते हैं, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो कि असेंबली वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, आप इनको रख सकते हैं। बाकी स्टोर्स में दूसरे तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या केमिकल्स या मटेरियल्स जो होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, आप उनको रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टोर ही नहीं, मेंटेनेंस का जो एरिया होता है, मेंटेनेंस का जो छोटे छोटे स्टोरेज एरिया होते हैं, उसमें भी इस तरह के रैक्स या सेल्फ्स का इस्तेमाल किया जाता है मेंटेनेंस के स्पेयर पार्ट्स को रखने के लिए। ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। बाकी इसमें अगर आपने कुछ लीन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के दूसरे टूल्स का अगर आपने इस्तेमाल किया तो इन्वेंट्री को प्रॉपरली आप मैनेज भी कर सकते हैं, जैसे कि टू बिन सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है रोबोटिक सिस्टम। तो काफ़ी सारे एरिया में जहाँ पर कि मटेरियल का मूवमेंट करने के लिए बहुत ही प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर रोबोट्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। इनफैक्ट काफ़ी सारे जगहों में कस्टमाइज रोबोट बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, इनफैक्ट आजकल तो रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत सारे अलग तरह के फैसिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेडिकल इंडस्ट्री में भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट ऑपरेशन करने के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही जहाँ पर हाई प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है तो रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मटेरियल का
अगर आपको मतलब ट्रेसेबिलिटी अगर एस्टैब्लिश करना हो, मेटल का मूवमेंट अगर कंट्रोल करना हो, और मोनोटोनस टाइप के जो एक्टिविटीज होते हैं जहां पर कि पिक और प्लेस या मूवमेंट करने का जो रूटीन एक्टिविटीज होता है, उसमें बहुत सारी जगहों में आजकल रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि काफी इकोनॉमिकल और काफी एफिशिएंट साबित होते हैं। नेक्स्ट जो है मेटल मूवमेंट करने का दोस्तों, सॉर्टेशन सिस्टम। तो अगेन अगर मैं बात करूं तो काफी सारे वेयरहाउसिंग में और बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्री में जहां पर कि मटेरियल को सॉर्टिंग करके आपको डिस्पैच करना हो अलग अलग डेस्टिनेशन में, जहां पर कि आपके पास वेराइटीज जो हैं बहुत ज्यादा हैं और अलग अलग वेराइटीज के मटेरियल को आपको इधर उधर मूवमेंट करना हो, अलग अलग डेस्टिनेशन में भेजना हो, उसको सॉर्टिंग करवाने के बाद में उसको अलग अलग जगह में असेंबल करना हो ताकि उसका पैकेजिंग, उसका लेबलिंग वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके से हैंडल किया जा सके, या अलग अलग लोकेशन में उसको भेजने के लिए भी आप इस तरह के सॉर्टिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है, जैसे कि प्रोडक्ट का टाइप हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, या ऑर्डर की प्रायोरिटी, इसके हिसाब से भी इनको आप सॉर्टिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका इस्तेमाल आपने एयरपोर्ट पर भी देखा होगा कि जो प्रायोरिटी बैगेज होती है वो पहले आ जाती है, दूसरे वाले बैगेज बाद में आते हैं, और अलग अलग एरिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चेक इन काउंटर रहते हैं, एक ही चेक इन काउंटर में अलग अलग डेस्टिनेशन के लोग खड़े रहते हैं और उनके बैगेज को डाला जाता है, और ये जो सॉर्टिंग मैकेनिज्म रहता है वहां पर भी लगा हुआ आता है, जहां पर कि बैगेज को सॉर्ट करके वो पर्टिकुलर एरिया में ही बैगेज को डाइवर्ट कर देता है ताकि सही जगह में बैगेज को एक जगह में इकट्ठा किया जा सके। नेक्स्ट जो दोस्तों टाइप है हमारा, ये है पैलेटाइजर्स एंड डी पैलेटाइजर्स। तो दोस्तों पैलेट में मटेरियल को रखना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकिंग करने के बाद में, ये भी काफी आम बात है इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो। इसके लिए भी काफी सारे एक्सक्लूसिव मशीनें आती हैं जो कि पैलेट में मटेरियल को लोड करने के लिए, या पैलेट में मटेरियल अगर आए हुए हैं तो उनको अनलोड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैलेटाइजर या डी पैलेटाइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मटेरियल का अगेन स्टोरेज करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टिप देता चलूं कि जब हम बात करते हैं इस तरह के मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट की, तो यहां पर दोस्तों सेफ्टी का काफी ख्याल रखने की जरूरत है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप बहुत सारे इक्विपमेंट, हेवी मशीनरी या मटेरियल के साथ में आप डील कर रहे हैं। काफी सारी जगहों में मे बी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सेफ्टी का खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है ना। तो इसके लिए जैसे कि सेफ्टी बैरियर्स हो गया, सेंसर्स हो गया, अलार्म सिस्टम्स हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिस एरिया में मटेरियल का मूवमेंट किया जा रहा है, हैंडलिंग किया जा रहा है, वहां पर आसपास में जो लोग हैं वो सेफ रहें। इनफैक्ट सिर्फ लोगों के लिए नहीं, काफी बार दूसरे मशीनरी और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए भी आपको सेंसर्स, बैरियर्स वगैरह वगैरह का या अलार्म या बजर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक तरीके से कह सकते हैं आप मिस्टेक प्रूफिंग डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इक्विपमेंट का इंटीग्रेशन। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग करने की, तो जरूरी नहीं है कि मटेरियल हैंडलिंग करने का इक्विपमेंट आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी में, वो एक अकेला ही एक तरीके से काम कर रहा होगा। हो सकता है कि काफी सारे तरह तरह के आप मटेरियल हैंडलिंग करने के सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये सारे इंटीग्रेटेड हैं? इनका इंटीग्रेशन भी बहुत मायने रखता है ताकि ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ में बात कर सके। बात करने का मतलब होता है इस तरीके से ये एफिशिएंटली काम करे कि आपके ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बनी रहे और कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो, है ना। तो नेटवर्क के साथ में इनका कनेक्शन, लोगों के साथ में इंटीग्रेशन, सिस्टम के साथ में इंटीग्रेशन इतना सीमलेसली होना चाहिए कि काम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों हमने काफी सारे मेटल हैंडलिंग करने के सिस्टम के बारे में जाना, तो इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में क्विकली बात करूं दोस्तों, तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं। खैर अभी डिस्कशन करने के दौरान में भी कुछ बेनिफिट्स के बारे में तो हमने बात किया ही किया है ना। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी जो होती है, ऑपरेशन की जो एफिशिएंसी होती है, लोगों के काम करने की जो एफिशिएंसी होती है बहुत बढ़ती है। ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्शन की जो आउटपुट होती है ये काफी बढ़ती है, क्योंकि इसमें जो टाइम वेस्टेज होता है, आप टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, मटेरियल का मूवमेंट को काफी सीमलेस करते हैं, और ये आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉस्ट रिडक्शन। ऑफ कोर्स जब आप इतना एफिशिएंटली काम करेंगे, प्रोसेस में आपका ऑप्टिमाइजेशन होगा, मैनुअल लेवल में आप रिडक्शन करते हैं, और मटेरियल का डैमेज, डेंट, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है ना, और कॉस्ट में जब आपकी सेविंग होगी, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे आपके बॉटम लाइन में ऐड होंगे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और नेक्स्ट दोस्तों इनहांस सेफ्टी। ऑफ कोर्स जब आप ऑटोमेशन करेंगे, रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर सीमलेस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होता है ओवरऑल में जो आपका रिस्क रहता है एक्सीडेंट होने की,
उसमें भी कमी आती है और इन्वायरमेंट काफ़ी सेफ बनता है, जिससे कि आपकी कंपनी में एक्सीडेंट्स हो गया, इंसिडेंट्स हो गए, नियर मिसेस वगैरह हो गए, इसमें भी कमी आती है और लोगों का मोराल भी बढ़ता है। और ऑफ कोर्स स्पेस का यूटिलाइजेशन भी बेटर होता है, क्योंकि आपने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया है, आपका स्टोरेज जो है एफिशिएंट है, मटेरियल का मूवमेंट जो है बेटर है, तो आपका स्पेस का यूटिलाइजेशन बेटर होगा। और दोस्तों आज के टाइम में तो स्पेस काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी की तरक्की में। काफ़ी सारी जगहों में इतना महंगा रहता है स्पेस कि आपके पास में ऑप्शन ही नहीं होता है, तो कम स्पेस में ही आपको वर्क करना होता है, जो कि हमारा लीन प्रिंसिपल भी कहता है ना, कि लेस में मोर करना है। तो स्पेस भी कम, अगर स्पेस कम है तो आपका ओवरऑल में थ्रूपुट टाइम जो रहता है, लीड टाइम जो रहता है, मोशन वेस्ट जो होता है, उसमें भी कमी आती है। तो काफी सारे वेस्ट को आप अवॉइड करते हैं और ओवरऑल में आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है बेटर होता है। ट्रैकिंग सिस्टम में आपकी इंप्रूवमेंट होती है, आप एक्यूरेटली इन्वेंट्री के कंडीशन को, लेवल को आप ट्रैक कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर होने से क्या होता है, आपका जो मटेरियल का प्रोटेक्शन जो होता है, सेफ्टी जो होती है, आप उसको भी इंश्योर करते हैं। और नेक्स्ट फायदा है आपका स्केलेबिलिटी। अब चूंकि आपने मटेरियल हैंडलिंग करने का सिस्टम प्रॉपर तरीके से लगाया है, तो आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप अपने बिजनेस को स्केल अप करके आप बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बेटर होगी। तो दोस्तों हमने जितने भी तरह के मटेरियल हैंडलिंग करने के सिस्टम के बारे में बात किया है, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया और आप अपनी कंपनी में कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या लग रहा है, कौन सा नया सिस्टम आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, अपना व्यू कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आया तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, कैरियर में अगर एक छलांग लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्वालिटी हब इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। 100+ कोर्सेज, एक्रेडिटेड कोर्सेज, मल्टीपल अवार्ड विनिंग कोर्सेज नॉमिनल चार्जेस में दोस्तों आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हर वीक में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए होते हैं। हर तरीके से आपको सपोर्ट किया जाता है, ताकि आप चीजों को ठीक से सीखें, समझें और इंप्लीमेंट करें और अपने कैरियर में आप आगे बढ़ें। किसी भी तरह के दोस्तों सपोर्ट के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपनी कंपनी में किसी तरह का ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी या सर्टिफिकेशन चाहते हैं, उसके लिए भी आप क्वालिटी हब इंडिया को कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।